अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। वीज़ा स्टेम कंसल्टेंसी में मैं तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, नया साल 2024 इस दुआ के साथ शुरू करते हैं कि अल्लाह पाक इस साल आपके लिए और हमारे लिए बेशुमार कामयाबियाँ अता फरमाए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जापान के बिज़नेस मैनेजर वीज़ा के बारे में। ये बिज़नेस मैनेजर वीज़ा है क्या, इसको किस तरह हासिल किया जा सकता है, आया इसके लिए कोई बंदा प्रोफेशन होना चाहिए या आपके पास कोई प्रोफेशनल स्किल्स होना चाहिए, अकाउंट के अंदर या पाकिस्तान में आपके पास को बहुत ज़्यादा पैसे होने चाहिए जिसको आप दिखाकर या जिसकी बुनियाद के ऊपर आप ये बिज़नेस मैनेजर वीज़ा पाकिस्तान में रहते हुए या अगर आप जापान में हैं और किसी के लिए बिजनेस मैनेजर वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो वो हासिल कर सकते हैं। ये मुकम्मल तफसील आपके साथ शेयर करेंगे कि बिजनेस मैनेजर वीज़ा है क्या और इसको पाकिस्तान में रहते हुए आप किस तरह हासिल करेंगे। अगर आपने हमारा पेज सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस साल हम इंशाअल्लाह ताला बहुत से हदफ साथ लेकर चलेंगे, बहुत से नए जो प्रोग्राम है वो उनको लेके आएंगे ताकि आपके लिए रस्ते आसान हो सके। दोस्तों, जापान का जो बिजनेस मैनेजर वीज़ा है ये 4 माह का बेसिकली बिजनेस मैनेजर वीज़ा होता है। इसको आम अल्फाज में अगर कहें तो ये इन्वेस्टर वीज़ा होता है। जापान की जो गवर्नमेंट है मुख्तलिफ ओवरसीज जो लोग आते हैं काम के सिलसिले में जापान में जाते हैं, उनके जिसको देखते हुए जो ओवरसीज लोग हैं इस प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं, अपने डॉक्यूमेंटेशन अपनी सारे जो इनके मामलात होते हैं उनको सबमिशन करते हैं। तो बात हो रही थी ये बिजनेस मैनेजर वीज़ा है क्या है। बेसिकली ये इन्वेस्टर वीज़ा होता है। इसमें जो आपका जो पार्टी होती है, जो एक पार्टनर होता है जो कि आपका जापान के अंदर होना चाहिए, जो आपके बिहाफ के ऊपर जापान में रहते हुए आपके डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करेगा। ये बेसिकली एक कंपनी की शक्ल होती है। जो बंदा जापान में रह रहा है वो गवर्नमेंट को ये कहता है कि हमारे पास जो एक पार्टी है, जो हमारे पास जो हमारा बिजनेस पार्टनर बनने जा रहा है, मिसाल के तौर पर जी वो अगर पाकिस्तान से है तो वो यहाँ जापान में आएगा और उसके पास जो आपने क्राइटेरिया बताया हुआ है जो कि 50 लाख यन का क्राइटेरिया जापान ने बनाया होता है कि अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप करने जा रहे हैं तो जो आपकी कंपनी का एक कैपिटल है वो 50 लाख यन का होना चाहिए। तो इसको आप कुछ ये जो इसके स्टेप्स होते हैं, ये तकरीबन इसके 5 से 7 मराहिल होते हैं जिसको आप ये सारी चीज़ें आपने अपनी कलेक्ट करनी है और उसके बाद आपने इन डॉक्यूमेंट्स को सबमिशन करना है। जो जापान का जो ब्यूरो ऑफिस होगा वहाँ पे आपने ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, जिसको देखते हुए आपके लिए COE जो कि अब यहाँ पे बात ये आ जाती है कि अगर एक बंदा पाकिस्तान में है और वो ये चाह रहा है कि उसकी COE सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी अगर उसकी इशू हो जाए, किस तरह वो ये सारे मराहल पाकिस्तान में रहते हुए इनको तय कर ले। तो देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जो जापान के अंदर आपके जो पार्टनर हैं, जो दोस्त हैं, वो सबसे पहले तो अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आपके लिए एक तो ये है कि कंपनी रजिस्टर कर लें। कंपनी रजिस्टर होने के बाद जो उसके सारे मामलात हैं वो मुकम्मल कर लेते हैं और उसके बाद आपको सर्टिफिकेट इशू हो जाता है तो वो फिर आप COE जो आपको मिलेगा, एलिजिबिलिटी ऑफ लेटर मिलेगा, वो आप एम्बेसी में पाकिस्तान में फॉरवर्ड करेंगे और उसके बाद पासपोर्ट वगैरह अपने जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आप उसके साथ प्रेजेंट करते हैं इस्लामाबाद एम्बेसी के अंदर। उसके बाद ये है कि जो एम्बेसडर होगा जो इस्लामाबाद पाकिस्तान के अंदर होगा वो इस चीज़ को देखते हुए आपके डॉक्यूमेंट्स अप्रूव कर देगा। एक तो आपको ये स्टेट तरीका बताया जिसके अंदर बहुत सी चीज़ें थी, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि करने होते हैं। अब उसकी अगर तफसील के अंदर जाएंगे तो ये काफ़ी एक लंबा जो होगा ये सारा सेशन हो जाएगा। अभी उसको फिलहाल स्किप करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि आम बंदा जो पाकिस्तान के अंदर रह रहा है वो किस तरह COE सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी हासिल कर सकता है। देखिए, जो पाकिस्तानी जापान के अंदर रह रहे हैं उन्होंने अपनी वहाँ पे ऑलरेडी कंपनीज बना ली हुई हैं। वो करते ये हैं कि आपको उस कंपनी के अंदर एज ए पार्टनर बना लेते हैं। उसके कुछ क़वायद व ज़वाबित होते हैं, वो आपके साथ कोई डील जो होती है वो मैच्योर हो जाती है कि इतने पैसे आपसे लेंगे और आपको COE सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी हम इशू करवा देंगे। उसके बाद ये होता है तस्वीर, पासपोर्ट की कापी और कुछ दीगर डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपसे लिए जाते हैं। जापान में ब्यूरो ऑफिस में अपने बिहाफ के ऊपर अपनी कंपनी के साथ वहाँ पे इन्होंने सबमिशन करनी होती है। फिर आपका थर्ड पार्टी अपनी कंपनी के अंदर आपको भी शमूल कर लेते हैं। देखें, जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं जिन्होंने बाकायदा अपनी कंपनी बनाई है उनको पता है कि किस तरह इस मामला को हैंडल करना होता है। बेसिकली ये होता है कि इसके अंदर अगर आपके पास कोई स्किल है या आप कोई गाड़ियों का काम करते हैं या आप कंस्ट्रक्शन किसी फील्ड के अंदर यहाँ पे एज ए प्रोफेशन है या बहुत अच्छा आप किसी ऐसे स्किल के अंदर आपके पास महारत है कि आप
बहुत अच्छे तरीके के साथ इसको सुपरवाइज कर सकते हैं। दोस्तों एक बात मजीद आपको ये बता दूं कि जो सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी होता है ये तकरीबन 4-5 किस्मों का होता है। इसके अंदर एक तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी जो मैं बता रहा हूँ जिसको बिजनेस मैनेजर वीज़ा है, और उसके बाद एक अगर स्पाउस वीज़ा है, या उसके बाद आ जाता है डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट आ जाती है। अगर किसी कंपनी के अंदर आपकी डायरेक्ट हायरिंग हो जाती है तो वो भी हायरिंग होने के बाद आपको सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी डायरेक्ट आपके नाम के ऊपर आपके प्रोफेशन के साथ उस एलिजिबिलिटी के ऊपर लिखा होता है, और वो जब एलिजिबिलिटी बाय पोस्ट आपको पाकिस्तान में आती है तो वो फिर अपने आप पासपोर्ट, अपनी तस्वीरें और फिज़िकली आप ये एलिजिबिलिटी लेके इस्लामाबाद एम्बेसी के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर ये डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो सबमिट कर देते हैं। ये तमाम तर जो यहाँ पे आपको मामलात बताए हैं, बिलखुसूस अगर पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ एम्बेसी आपसे किसी किस्म की कोई फीस नहीं लेती। सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी अगर बिजनेस मैनेजर वीज़ा के हवाले से आपकी निकलवाई गई है तो इसके अंदर कुछ गवर्नमेंट की फीसेस होती हैं जो कि आपकी जो पार्टनर है जो वहाँ पे जापान में रह रहे हैं, जब आपके वो डॉक्यूमेंट्स लीगली तौर पर हर चीज़ प्रेजेंट करवाएंगे, आपके वहाँ पे जमा करवाएंगे, आपका बैंक अकाउंट खुलेगा या वो अपना उनके पास बैंक अकाउंट होता है, उसके अंदर आप यहाँ से जो पैसे भेजते हैं या वो अपने पास है फिर वक्त अपने पैसे लगाते हैं, आपकी जो जगह होती है जहाँ पे आपने काम करना है उसको रजिस्टर करवाते हैं। ये एक लंबी इसकी सारी एक डिटेल होती है कि किस तरह आपने अपने आप को वहाँ पे रजिस्टर करवाना है, किस तरह आपका बिजनेस जापान के अंदर रजिस्टर होगा, ताकि आपका प्री मेच्योर काम वहाँ पे ऑलरेडी बन जाए। जब तक आपने जाना है और उससे जाने से पहले पहले हर चीज़ आपकी चीज़ जो जापान के अंदर है तमाम ये चीज़ें एक लाइन अप हो जानी चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें थी 2024 की आपको स्टार्टिंग में बताई हैं कि किस तरह आपने अपना जो बिजनेस मैनेजर वीज़ा जो है वो अप्लाई करना है। फिल वक्त अभी क्योंकि टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर पाकिस्तानियों के लिए जापान ने पाबंदी लगाई हुई है, कोई भी टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकता अगर आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है। सिर्फ वही बंदे या सिर्फ वही पाकिस्तानी सिटीजन अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास, अगर आपके पास जापान का इन्विटेशन है या आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी है, तभी आप एम्बेसी में अपनी अपॉइंटमेंट लेके जा सकते हैं। लेकिन वो भी अपॉइंटमेंट का ये कुछ दिनों से या कुछ हफ्तों से हुआ है कि अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है, क्योंकि अब रश बहुत ज़्यादा जो है ना वो कम हो गया, क्योंकि पहले तो था कि टूरिस्ट बहुत ज़्यादा जाते थे और एक लंबी लंबी कतारों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब ये हो गया है कि चूँकि एम्बेसीज बिल्कुल उनकी खाली पड़ी हुई है, समझ लें तकरीबन 10 से 15 बंदे रोज़ाना के अब जो है ना जापान एम्बेसी के अंदर डील हो रहे हैं। पहले तो उन्होंने अपॉइंटमेंट रखी थी ताकि आप अपनी एलिजिबिलिटी के साथ अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेके आएँ और सबमिट कर डायरेक्टली आप अपनी जो एलिजिबिलिटी है और पासपोर्ट है वो लेके चले जाते हैं और अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा देते हैं, और आपको हार्डली तकरीबन 7 से 10 दिन के अंदर आपको कॉल आ जाती है, आपकी वेरिफिकेशन हो जाती है और आपको उसके बाद आपका वीज़ा जो होता है वो पासपोर्ट के ऊपर स्टिकर करके दे दिया जाता है। तो ये कुछ चीज़ें थी। अभी 2024 का आज स्टार्ट है, इब्तिदा हमने की है, तो ये जापान के हवाले से आपके साथ डिटेल शेयर की है। सुनने में आ रहा है कि कुछ ही दिनों के अंदर या कुछ हफ्तों के अंदर ये जो टूरिस्ट वीज़ा है जापान का, इसकी बाकायदा तौर पर पाकिस्तानियों के लिए दोबारा सर्विसेज रिज्यूम हो जाएंगी, दोबारा एक सिलसिला कार जो शुरू हो जाएगा कि वो दोबारा जो है वो अपनी टूरिस्ट वीज़ा के हवाले से एप्लीकेशन लेना शुरू कर देंगे। लेकिन अपॉइंटमेंट का जो सिलसिला उन्होंने बनाया था वो यकीनी तौर पर रहेगा। अपॉइंटमेंट जो होगी वो दोबारा लेनी पड़ेगी, ताकि जो माजी के अंदर हमने देखा है कि लंबी लंबी कतारें जापान एम्बेसी जाने के लिए सारी सारी रात जो डिप्लोमेट इनक्लेव का दरवाज़ा था वहाँ पे बैठे रहते थे और सारी सारी रात उन्होंने सर्दियों में गुजारी है। उस तरह का दोबारा जो है वो सीन ना क्रिएट हो। तो अपना बहुत से ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला जो भी नई अपडेट्स होंगी हम आपके साथ वक्तन फ़वक्तन इंशाल्लाह शेयर करते रहेंगे। अपना और अपने चैनल का ख़ास ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।